ये मेंस का पेपर है। बिहार पुलिस मद्य निषेध दारोगा एवं अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। पीटी का हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो शुरू करते हैं। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सत्येंद्र त्रिपाठी, बिंदेश्वर पाठक, श्रीधर वेंकट, जैक सिंह। सही आंसर होगा बी, बिंदेश्वर पाठक। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ऑप्शन है उर्वरक उत्पादन, साइबर क्राइम रोकथाम, उच्च शिक्षा, टीकाकरण। सही आंसर है टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 से प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके यथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खासरा, टीबी एवं हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 8 जून, 9 जून, 11 जून। सही आंसर हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की पहल है, जिसका निर्माण स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम नहीं, अब हम लोग 25 का देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरियो, क्योटो, नागोया। सही आंसर है रियो डी जेनेरियो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो प्लस 20 जोहान्सबर्ग सम्मेलन, रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। रियो 20 सम्मेलन 2012 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित व्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही ऑप्शन USA, कनाडा, मैक्सिको। बी में फ्रांस, इंग्लैंड। सी में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन। डी में है ब्राज़ील, उरुग्वे। सही आंसर हो जाएगा ए, USA, कनाडा और मैक्सिको। 2026 में फीफा विश्व कप USA, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया गया। विजेता टीम था अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। विजेता स्पेन था, उपविजेता इंग्लैंड था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में आयोजित किया गया था। विजेता स्पेन, उपविजेता कोलंबिया था। यानी कि ये 4 साल पे होता है। 2022 में हुआ है, फिर नेक्स्ट 2026 में होगा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन है सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला। सही आंसर हो जाएगा बी, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। अग्र मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है।
कौन? तो प्रमस्तिष्क। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। डाईएन्सेफेलॉन दूसरा है, 2 भाग में बांटा गया है। दूसरा है डाईएन्सेफेलॉन। डाईएन्सेफेलॉन यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अधिक कम ताप के आभास तथा दर्द व रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क यह 2 भागों में बटा होता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है। सेरिब्रम पेंडकल यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भाग तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। पश्चिम मस्तिष्क यह 2 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट है यह 2 भागों में बटा होता है। पश्च मस्तिष्क जो तीसरा था, इसमें है अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम। तो अनुमस्तिष्क यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि को नियंत्रित करता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। आगे कह रहा है मस्तिष्क स्टेम, इसके 2 भाग होते हैं, पोन्स वेरोलाई और मेडुला अब्लांगेटा। तो पोन्स वेरोलाई का यह श्वसन दर को नियंत्रित करता है और मेडुला अब्लांगेटा इसमें अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं। हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इसके द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक, रसों के स्राव इत्यादि का नियंत्रण होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है मेडुला अब्लांगेटा और सेरेब्रम 3। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार होता है। मंत्रिपरिषद का आकार होता है राज्यसभा का 15%, लोकसभा का 15%, संसद का 15%, संसद का 12%। तो ये होता है लोकसभा का 15%, यानी कि कुल जितने भी सांसद होते हैं उसमें से 15% ही मतलब ये बन सकते हैं मंत्री। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया। इसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कह रहा है कि राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12% से कम नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा इसका एक्सेप्शन है, यहाँ पे मात्र 10% है क्योंकि यहाँ पे 70 विधानसभा सीट ही है मात्र। बाकी किसी राज्य में 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन 12% से कम भी नहीं होगी। नेक्स्ट है DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? चालक रहित विमान, गाइडेड मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल। सही आंसर है चालक रहित विमान इसका लक्ष्य है। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे DRDO के वैमानिकी विकास संगठन प्रतिष्ठान ADE द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल द्वारा बनाया गया है। यह 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्य को भेद सकता है। इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय थल सेना में क्रमशः 2000, 2001 तथा 2003 में शामिल किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO का अध्यक्ष समीर V कामत है। नेक्स्ट है बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। ऑप्शन दिया है गोगाबिल, कुशेश्वर स्थान, जगतपुर, कांवर झील। सही आंसर है कांवर झील। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील गोखुर झील है। कांवर झील जिन्हें बोलते हैं यह गोखुर झील है। कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट्स है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो
इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत, न्यूटन के गति नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, स्टीफन के नियम। सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या होता है? तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम। सही आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न अनुसार कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा, गोमती, घाघरा, महानंदा। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, गंगा नदी की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक, इसकी मतलब बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं मशान, बालोर, तिऊर, धनौती आदि। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं उत्तर दिशा यानी बाएं किनारे से गंगा की सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि। और दक्षिण दिशा यानी कि दाएं किनारे से टोंस, यमुना, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, क्यूल आदि सहायक नदियां हैं गंगा की। नेक्स्ट है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? बहुत भी यही है, मतलब नदी वाला सेक्शन जो ज्योग्राफी का है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है सिंगी, खम्बान, अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर। सही आंसर है बी यानी अमरकंटक से। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। यह जबलपुर के पास भेड़ी घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और संग नर्मदा में दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। तवा, बंजर, शेर आदि इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली तो किस संधि के तहत? तो ए में है इलाहाबाद की संधि, अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, इलाहाबाद की संधि के तहत मिली थी। बंगाल के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के द्वारा प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 280। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 क तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।
1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किया। हालांकि 1990 में उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति पहले की तरह हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते व दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रामा देवी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो BS रामा देवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, 25वें। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, राज्यसभा की सिफारिश पर, राज्यों के सिफारिश पर। सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। यह संसद को नई 2/3 2/3 बोलेंगे अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। केवल राज्यसभा को ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है अनुच्छेद 67 के तहत। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है अनुच्छेद 67 के तहत। आगे कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया है तो इसकी स्वीकृति निश्चित अवधि के अंदर होता है, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगा अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के तहत। इसमें आगे कह रहा है कि संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो राज्यसभा के पास नहीं है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 को प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है। इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसके अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं करती है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा ही पारित करती है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। ये डिटेल्स में यहाँ ज़्यादा थोड़ा दिया गया है बट बहुत अच्छा है इस मामले में कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग उसी के इर्द गिर्द हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बढ़िया है, अच्छा से इसको डिस्क्राइब किया गया है जो भी है। नेक्स्ट है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। सही आंसर होगा सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 7 मिनट पूर्व। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है।
भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% हिस्सा है। आगे कह रहा है कि भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 32 से 14 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत के तटरेखा की कुल लंबाई द्वीपों सहित है 75 से 16.6 किलोमीटर और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। आगे कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, मेसोस्फियर। सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में समताप मंडल। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है। वायुमंडल की संरचना, तो तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण, तो इसमें पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की विशेषताओं में कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहते हैं। इसका 3 नाम है, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं यथा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तड़ित, झंझा, चक्रवात आदि घटित होते हैं। इसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल में ट्रोपोपॉज द्वारा अलग होता है। ये हो गया क्षोभ मंडल। उसके बाद हम लोगों ने इसको देख लिया, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल है। और इसको मान लेंगे क्या, ये 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की तरफ इसकी हाइट बता रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर से। तो 0 से 18 डिग्री तक होता है, 18 तक होता है क्षोभ मंडल, 18 किलोमीटर तक। उसके बाद से 50 किलोमीटर तक ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये 50 किलोमीटर ऊपर, 80 किलोमीटर, 400 किलोमीटर बहिर्मंडल, आयन मंडल। तो ये यहाँ पे दिया है कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल ट्रोपोपॉज द्वारा अलग होता है। ये इसकी सीमा रेखा निर्धारित करता है। मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में है स्ट्रेटोपॉज और आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में है मेसोपॉज। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। क्षोभ मंडल हम लोग देख लिया, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। नेक्स्ट है समताप मंडल। तो समताप मंडल में कह रहा है कि धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती हैं। इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ान के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस ओजोन परत द्वारा सौरिक पराबैंगनी विकिरण तरंगों का अवशोषण होता है। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपॉज द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बारे में कह रहा है कि मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई की मध्य है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपॉज द्वारा अलग होता है। आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के मध्य है। कुछ स्रोतों में इसका विस्तार 640 किलोमीटर तक माना जाता है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कण को प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। नेक्स्ट है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में कह रहा है कि यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर है। यह आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। अरोरा ऑस्ट्रेलियस और अरोरा बोरियालिस जैसी परिघटनाएं आयन मंडल में घटित होती है, जो एक प्रकार की सौरिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग है। और थोड़ा सा इसमें ये चीज़ हम लोग सही से देखते हैं, ये इसका फिगर जो है, ये 0 डिग्री, यहाँ पे जो 0 है ना, ये सी लेवल मानेंगे, क्योंकि ये इक्वेटर के हिसाब से नहीं दिया है, ये सी लेवल से दिया है। सी लेवल है, किलोमीटर में इसको मेजर करते हैं, ये जो है हाइट,
तो सी लेवल से ये बढ़ के 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है। और इक्वेटर की जब बात करेंगे तो वही जो 8 दिया था और 18 दिया था कि किलोमीटर तक इक्वेटर पे, और उसके बाद से ध्रुव पे। तो क्षोभ मंडल के हाइट में ऊंचाई अंतर होता है ध्रुव पे और इक्वेटर के। और ये है सी लेवल 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर शुरू होकर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल तक जाता है। नेक्स्ट है सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। ऑप्शन है बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। सीता माता की जयंती बैसाख माह में शुक्ल सीता माता की जयंती बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीना के नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन है। चैत माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। ऑप्शन है कपासी बादल, स्तरीय बादल, स्लेटी बादल, पक्षाब। सही आंसर हो जाएगा पक्षाब बादल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पक्षाब बादल कहलाता है। बादलों का वर्गीकरण, तो औसत ऊंचाई के आधार पर बादल को 3 मुख्य वर्गों में 10 उप वर्गों में बांटा जाता है। तो पहला है ऊंच बादल, ऊंचाई इसका 6000 से 20000 मीटर के बीच होता है। ये इसमें है प्रथम पच्छाब बादल। तो पच्छाब बादल में है ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की भांति कोमल व बिखरे बादल होते हैं। ये हिमकरों से बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। पक्षाव स्तरीय बादल, ये बृहद, इसमें पक्षाव स्तरीय लगा हुआ है, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। पक्षाव स्तरीय बादल ये दूसरा है। ये बृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल हालो बन जाता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पक्षाव मेघों के तत्काल बाद यही बादल दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है पक्षाव कपासी बादल। तो इसमें कह रहा है कि ये सफेद रंग के छोटे छोटे गोले की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्रायः समूह में लहर नुमा रूप में दिखाई पड़ते हैं। मध्य बादल ऊंचाई इनका होता है 2500 से 6000 मीटर। तो इसमें है उच्च स्तरीय बादल, ये भूरे अथवा नीले रंग के होते हैं। लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इनकी छाए में रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। इसमें 5वां उप विभाजन में ये 5वां है, और मेन जो 3 विभाजन था उसमें ये दूसरे का पार्ट है। तो उच्च कपासी बादल, उच्च कपासी बादल के बारे में कह रहा है कि ये सफेद एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आकाश में ये महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। अब आया थर्ड और इसका उप विभाजन का 6वां स्तरीय बादल, और निम्न बादल की ऊंचाई है 2500 मीटर तक। ये धरातल के निकट कुहरे के समान बादल हैं। इनमें कई परतें पाई जाती हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में 2 विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियों के मिलने से प्रायः इनका निर्माण होता है। वायुराशि, विपरीत स्वभाव वाली वायुराशि बोले तो गर्म वायुराशि, एक ठंडी वायुराशि। 7वां है स्तरीय कपासी बादल। ये हल्के भूरे या सफेद रंग के गोलाकार धब्बे के रूप में मिलते हैं तथा ये जाड़े के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। ये सामान्यतः साफ मौसम के सूचक हैं। नेक्स्ट है कपासी बादल। इनका आकार गुंबदाकार व फूल गोभी की भांति होता है। इसका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है, जहाँ ये प्रायः साफ मौसम की सूचना देते हैं। नेक्स्ट है कपासी वर्षा बादल, यानी कि 9वां। कह रहा है कि ये अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उड़ते रहते हैं 7500 मीटर तक। इन बादलों में से भारी वर्षा, ओला, तड़ित, झंझा आदि उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वतागरों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। 10वां है वर्षा स्तरीय बादल।
ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले व विस्तृत बादल हैं। ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र वर्षा होने लगती है। शीत कटिबंध में चक्रवातों से उष्ण वातावरण के सहारे इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है वीनस, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून। सही आंसर हो जाएगा डी, नेपच्यून। दिए गए विकल्पों में से नेपच्यून यानी वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। इनके प्रमुख उपग्रह है ट्रिटोन व नेरीड। आगे कह रहा है कि शुक्र, वीनस एवं सांझ का तारा। शुक्र यानी वीनस को सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। मंगल यानी मार्स की सतह लाल फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण होती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। शनि यानी सैटर्न को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। अरुण यानी यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह तथा हरा ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किसने गति के नियमों को प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टाइन, आर्किमिडीज, पास्कल। तो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। इसका डिटेल्स देखते हैं। गति के नियमों का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया। इन्होंने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था, जो निम्न है। प्रथम नियम है, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। आगे कह रहा है कि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। उदाहरण के लिए, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उनसे फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने से धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये किस नियम के अंतर्गत आता है। तो रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय नियम। तो कह रहा है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो F बराबर ma। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होती है। उदाहरण के लिए, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद की वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तृतीय नियम। तो इसमें नियम में कह रहा है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव खेने के लिए बांस को पीछे खींचना। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, क्लोरेला। उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। कह रहा है कि
प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। पौधे में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति से संपन्न होती है। 6CO2 + 12H2O के परिणाम स्वरूप बनता है क्या? सूर्य के प्रकाश मिलता है, फिर पर्णहरित, तो इसमें ग्लूकोज बनता है C6H12O6 + 6H2O + 6O2। आगे इसमें कह रहा है कि पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिका में पाया जाता है। पौधे की जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती है। पौधे में पर्णहरित प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है। इस कारण पत्तियों को पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। नोट में दिया है प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे में कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली क्रिया है। शैवाल और हाइड्रिला जो प्रायः जल में मिलते हैं का पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है उत्पादक को, उपभोक्ता को, अपघटक को, उपभोक्ता द्वितीयक को। सही आंसर हो जाएगा अपघटक को। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिकों को साधारण यौगिकों में अपघटित करते हैं। इस कारण इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः जीवाणु, कवक व कवक आते हैं। नेक्स्ट है उत्पादक। तो उत्पादक इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं। उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। ऐसे जीव एवं पौधे स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़युक्त पौधे, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकभक्षी कहलाता है, जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर करते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। तृतीय उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, जैसे बाज, शेर और मानव भी इसी में आता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। इसको देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो इसमें क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में होता है जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या होता है, मतलब जिसमें जीवन होता है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अजैविक घटक जो निर्जीव होते हैं, जैसे भौतिक कारक में हो जाएगा तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि। अकार्बनिक कारक होते हैं जिनमें होता है जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज आदि। और एक है कार्बनिक कारक, इसमें होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि। आगे कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? क्वेश्चन है 25, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन है 73वां, 74वां, 91वां, 86वां। सही आंसर हो जाएगा 73वां। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। इस अधिनियम में संविधान में एक नया भाग 10(9) सम्मिलित किया गया और इसे पंचायत नाम दिया गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी
इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। निम्नलिखित समितियों का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 का है। दूसरा है अशोक मेहता समिति, 1977 में आया था। तीसरा है GV के राव समिति, 1985। LM सिंघवी समिति, 1986। थुंगन समिति, 1988 और गॉडगिल समिति, 1988। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण के लिए सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि यह पारित नहीं हो सका। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1992 में पारित हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में भाग 9 क को जोड़ा, साथ ही 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा। और इस प्रकार अधिनियम में नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है और पंचायती राज के 29। निम्नलिखित समितियों एवं आयोगों का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है, यानी नगर पालिकाओं से। तो देखते हैं समिति आयोग का नाम और उसके अध्यक्ष। वर्ष समिति आयोग का नाम, अध्यक्ष तो 1949 से 51 में स्थानीय वित्तीय जांच समिति PK वटाल। 1953-54 में करारोपण जांच आयोग जॉन मथाई। ये सब नगर पालिका से संबंधित है, शहरी स्थानीय स्वशासन। 1963-65 नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति नूरुद्दीन अहमद। 1963 से 66 ग्रामीण नगरीय संबंध समिति AP जैन। 1963 स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति रफीक जकारिया। 1965-68 नगर निगम कर्मचारियों की कार्यदशाओं पर समिति BS मूर्ति। नेक्स्ट है 1974 नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर समिति गिरिजापति मुखर्जी। 1982 स्थानीय नगर निकायों तथा नगर निगमों के गठन शक्तियों तथा कानूनों पर गठित अध्ययन दल KN सहाय। 1985 से 88 में नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग CN कुरिया। आगे इसमें कह रहे हैं उल्लेखनीय है कि 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया था। हालांकि विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ और निरस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, काम का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार।